चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है। केमिस्ट्री में क्लास 10th हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले हैं, और केमिस्ट्री में जो सिलेबस का बात किया जाए तो इसमें कितना चैप्टर है, 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर का क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। ये पहला चैप्टर है हम लोग का समीकरण। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है, दूसरा चैप्टर का क्या नाम है, अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है। अम्ल क्षारक एवं लवण। तीसरा चैप्टर का क्या नाम है, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल ना रे। चौथा चैप्टर का क्या नाम है, कार्बन और उसके यौगिक, और पांचवा चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और छठा चैप्टर का क्या नाम है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। ये कुल 6 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत। जिसमें आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं, ठीक है। कौन भी सुबह सुबह आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, ठीक है। चलिए शुरुआत करें। पहला चैप्टर, पहला चैप्टर का क्या नाम होगा, चैप्टर नंबर 1। आराम से नोट्स बनाते चलेंगे, आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर का क्या नाम हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1, और वह क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि 2 प्रकार का परिवर्तन होता है। कितने प्रकार का परिवर्तन होता है, कौन कौन परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे। भौतिक परिवर्तन 2 प्रकार का परिवर्तन पढ़े थे हम लोग। एक क्या था, भौतिक परिवर्तन, क्या था, भौतिक परिवर्तन, और एक क्या था, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक, कोई बच्चे बता सकते हैं कि ये दोनों क्या था, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, ये बता सकते हैं आप लोग में से कोई। अच्छा, उदाहरण हम देते हैं, उदाहरण से आप पहचानिएगा कि वह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे बर्फ का बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। मान लो कोई भी चीज का जलना, जैसे कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, जंग लगना। इसमें से बताइए
कि बर्फ का बनना, दूध से दही बनना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, ये कौन से परिवर्तन के उदाहरण है? कौन से परिवर्तन के उदाहरण है? बर्फ का बनना क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। दूध से दही बनना कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। इसका मतलब आप लोग को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप पढ़े तो हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं है। अरे भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। वह केवल उसका जो है ना, पदार्थ के रूप में, आकार में और अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? अगर पदार्थ के रूप में या अवस्था में परिवर्तन होगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का बनना, देखो पानी होता है ना, पानी को क्या करेंगे हम लोग? टेम्परेचर कम कर देंगे, फ्रिज में रख देते हैं तो क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। लेकिन अगर हम पुनः उसमें अगर हम उष्मा देंगे, हीट देंगे, तो वह पानी नहीं बन जाएगा। तो क्या हुआ? अपना केवल रूप बदल रहा है या नया पदार्थ बन रहा है? रूप बदल रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। बर्फ हो गया ठोस अवस्था, पानी उसका हो जाएगा कौन सा अवस्था? द्रव अवस्था। और वही अगर भाप बन गया तो कौन अवस्था? तो वह केवल और केवल किसमें परिवर्तन हो रहा है? उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कोई नया पदार्थ। इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं? लेकिन जैसे दूध से दही बनना, दूध था रखा हुआ, उससे दही बन गया, वापस क्या दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो जब कोई नया पदार्थ बन जाए तो उस परिवर्तन को हम क्या नाम देते हैं? जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बन जाता है, उस परिवर्तन को हम क्या नाम देते हैं? रासायनिक परिवर्तन नाम देते हैं। जैसे मान लो दूध से, अच्छा इसमें क्या खास बात होगा कि यह उसको उल्टा किया जा सकता है। जैसे बर्फ से मान लो कि पानी बना, तो पानी को हम बर्फ वापस बना सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे दूध से दही बना, तो वापस दही से दूध नहीं बना सकते। ये भी बात होता है क्या? जैसे कागज का जलना, कोई भी चीज का जलना हमेशा जो होगा वह क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। अरे जब उसको जला देंगे तो वापस फिर उस पदार्थ को बना पाएंगे? कागज को मान लो अभी जला देंगे तो वह फिर वापस हम उससे कागज बना सकते हैं? वो तो राख बन जाएगा, एक नया पदार्थ बन जाएगा। तो जब भी नया पदार्थ बनता है तो हम उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या? जैसे मान लो और लोहे में जंग लगना, तो वापस क्या उसको लोहा हम कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, खराब हो जाता है ना। तो यह परिवर्तन कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अच्छा जैसे मान लो कि हम चीनी को जो है पानी में घोल दिए, चीनी को हम क्या किए? वह कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। अरे उसको तुम हीट कर दो ना, पानी को गर्म कर दो, पानी भाप बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, आपका जो है चीनी बचल रह जाएगा। ठीक है, नमक उसमें घोरो, वह एक प्रकार का क्या हो रहा है? अपना रूप बदल रहा है, चीज नहीं, नया पदार्थ कोई चीज नहीं बन रहा है। तो जब नया पदार्थ नहीं बनेगा, उस परिवर्तन को हम क्या नाम देंगे? भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब कोई परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? रासायनिक परिवर्तन। क्या नाम देंगे? रासायनिक परिवर्तन। आप क्या लिख रही हैं? हेलो, इधर 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 ध्यान देना, ठीक है? तो समझ गए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगर मान लो आपसे अंतर पूछता है कि बताइए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए, तो क्या बता सकते हैं? एक दो बता सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ का निर्माण, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण। अच्छा, भौतिक परिवर्तन इधर क्या लिखेंगे कि इसे उल्टा किया जा सकता है, लेकिन इसको उल्टा किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन तो समझ गए।
अब बात आता है क्या रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होता है या नहीं, या उस दोनों में क्या अंतर है। आपको चैप्टर पढ़ाएगा लोग तो रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर नहीं बता पाता है बहुत सारे आदमी, ठीक है। और बच्चे भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, उस कंफ्यूजन को हटाइए, फिर हम चैप्टर को शुरुआत करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ठीक है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन आप समझ गए क्या हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन में किस चीज का निर्माण हो रहा है, नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, नया चीज का निर्माण हो रहा है ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, हम एक बार परिभाषा आपको सुनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी के साथ मिलकर, किसी के साथ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि सर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन दोनों में नया पदार्थ का निर्माण होता है ना, तो हम फिर अंतर कैसे कर पाएंगे। तो एक बात समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक क्या है, एक प्रक्रिया है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या है, वह एक परिणाम है। हम क्या बोले, दो चीज, प्रोसेस आएगो रिजल्ट। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, रिजल्ट मतलब परिणाम। बात को समझो, मतलब हम जैसे बोल रहे हैं कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अभी बोले ना, अभी आपको सुना है ना कि लोहे में जंग लग रहा है, तो वह कौन परिवर्तन, लेकिन वह जंग कैसे लग रहा है, वह क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। बात समझा। हम क्या बोले, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन दूध से दही कैसे बन रहा है, वह कौन सा क्रिया कर रहा है, उसमें जो बैक्टीरिया जाके उसको दूध से दही बना रहा है, वह जो प्रक्रिया चल रहा है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतर स्पष्ट हुआ। एक बार फिर से हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वह एक क्या है, प्रक्रिया है। यह बताता है कि कोई भी चीज कैसे हो रही है, क्या हो गया, रिजल्ट क्या आया, वह क्या बताएगा, वह बताएगा उस चेंज को बताएगा, रासायनिक परिवर्तन को बताएगा। बात समझे। जैसे कागज का जलना क्या हुआ, रासायनिक मतलब कागज का जलना, वो जल के राख बन गया, तूने एक नया पदार्थ बनाया, तो वह क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। लेकिन राख कागज कैसे जल रहा है, वह क्या हो जाएगा, प्रक्रिया हुआ हुआ। उसमें क्या, रासायनिक अभिक्रिया को हम जो क्या करते हैं, समीकरण के द्वारा लिखते हैं, उसको हम क्या करते हैं, समीकरण के द्वारा लिखते हैं। लेकिन कोई भी रासायनिक परिवर्तन को समीकरण लिखना जरूरी नहीं है। बात समझ में आया, बात समझ रहे। अभी जो आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं क्लास 10, ठीक है, अभी आप एग्जाम तक, लास्ट एग्जाम तक पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रक्रिया चलेगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया चलेगा ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, चलेगा आप लोग का। और एक के बार रासायनिक परिवर्तन कब हो जाएगा, जब फिर आप लोग पास हो जाएंगे। तो बात समझ रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, तब रासायनिक परिवर्तन हो गया। हम लोग 9th से 10th पास कर गए ना, यही ना हुआ। तो परिणाम और प्रक्रिया समझ में आया। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन में अंतर पूछेगा तो बता देंगे, कि सब बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वह एक प्रक्रिया होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ, एक परिणाम होता है। उसमें नया चीज पदार्थ बन गया, जब बन गया तो वह परिवर्तन। लेकिन कैसे बन रहा है, बनने की जो प्रक्रिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप लोग का चैप्टर शुरू होता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ तक अभी जो हम लोग आपको बताए वह क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। वहां से हम उसको लिंक किए
अब यहाँ से आप लोग का चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अब ये तो बात आप समझ गए कि अगर पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वह एक क्या है, प्रक्रिया है। वह क्या प्रक्रिया होता है, कैसा प्रक्रिया होता है? तो सर वह ऐसा प्रक्रिया होता है जब कोई अकेले या किसी के साथ मिलके एक नया चीज का निर्माण करता है। उस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? रासायनिक। उसको हम क्या नाम देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, जो रासायनिक, जैसे अभी घर में लोग खाना बना रहा है ना, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। भोजन का पकना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है ना, समझे? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या करता है लोग? सुबह सुबह कंबसन करता है, या आप गांव घर में क्या करता है? आग प्लस गोईठा इक्वल टू राख ना रे। आग को गोईठा पर आग धराता है तो भोजन बनता है ना। तो वह क्या हो रहा है? उसमें एक नया पदार्थ बन रहा है, राख बन रहा है। राख क्या है? नया पदार्थ है। यानी उस प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उसको हम क्या कह देंगे? समझ में आया? अच्छा, एक बात और, इसमें दो टर्म और आता है, एक अभिकारक और एक उत्पाद। क्या आता है? अभिकारक और अभिकारक किसको कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको हम क्या नाम देंगे? बोलो। अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन जाएगा उसको क्या नाम देंगे? उत्पाद। उसको हम क्या नाम देंगे? तो क्या आप लोग रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे के साथ मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, वो जो नया पदार्थ का निर्माण करता है ना, उसका गुण जो होता है वह अलग होता है। तो हम ऐसे भी उसमें जोड़ सकते हैं, विभिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम क्या नाम देंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, आपको यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखे हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ? जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थ के साथ क्या करके, क्रिया करके एक या एक से अधिक, हो सकता है कि एगो बनाए या एक से अधिक बनाए, भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिकल। जैसे हम उदाहरण दें, देखो H2 मतलब हाइड्रोजन, H2 मतलब प्लस O2, ये मिलके बन जाता है क्या? H2O। क्या बनता है? तो देखो, दो पदार्थ आपस में मिला, एक नए पदार्थ का निर्माण किया। अरे ये हाइड्रोजन गैस है, ये गैस है, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? पानी है ना। ये दोनों, ये नया पदार्थ बना कि नहीं बना? बना ना। अच्छा, अब यहाँ पर कहता है कि सर अकेले या दूसरे पदार्थ के साथ मिलके दो पदार्थ मिला, एगो नया बना। अब ये क्या था? भिन्न गुण धर्म वाले। उसको जरा समझते हैं। जरा यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का काम है जलना। हाइड्रोजन का क्या काम है? जलना। और ऑक्सीजन का काम होता है जलाना। ऑक्सीजन का क्या काम होता है? जलाना। लेकिन यह दोनों से निर्माण होता है किसका? H2O का। और इसका काम क्या होता है? बुझाना। अरे इसका काम है जलना, इसका काम है जलाना, और इसका काम है बुझाना। तो बताओ, अलग गुण धर्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे कोई शंका, कोई तकलीफ नहीं ना। तो एक बात बताओ, तो हम कह सकते हैं कि जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण धर्म क्या होता है? अलग होता है। अलग होता, भिन्न भिन्न का मतलब अलग होता है। कोई शब्द ऐसा है जो परेशान कर रहा है? नहीं ना, आसानी से याद होगा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी के साथ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा
या नया गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक क्या कहेंगे? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? केमिकल केमिकल रिएक्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, एगो बात बताइए, अभी आपको हम बोले कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? तो बताओ के भाग ले रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने भाग ले रहा है। तो अगर यहाँ पर पूछे अभिकारक कौन है तो बोलोगे ना हाइड्रोजन और अच्छा, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ यहाँ उत्पाद क्या है? क्या है? बात समझ गए? रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है अभिकारक। अभिकारक को अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अभिकारक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परिभाषा देखो, भारी है क्या? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद का दूसरा नाम की प्रतिफल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब परिभाषा कहता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? भारी है, याद हो जाएगा? कोई तकलीफ समस्या? आगे बढ़ूं? बहुत अच्छा। अब कहता है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए, अभी तो उदाहरण बहुत दिया, हाइड्रोजन का जलना, और उदाहरण लेना चाहेंगे? और उदाहरण जैसे मान लो, अब जैसे और थोड़ा सा देखो, जैसे H2 प्लस Cl2 क्लोरीन होता है ना रे, दोनों गैस, ये मिलके क्या बनाता है? HCl बनाता है। बनाता है ना? इसमें बताओ अभिकारक क्या हो जाएगा? ये दोनों अभिकारक होगा? अरे बोलो। अभिकारक कौन कौन? हाइड्रोजन और क्लोरीन। और इसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद। इसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। बात क्लियर? चलिए, अब एक उदाहरण को समझते हैं जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, और उसका कहता है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट उदाहरण है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, इसलिए हम इसको भी आई कहते हैं। भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात समझे? अच्छा, यहाँ से एक टीटीआई भी पूछता है। टीटीक्यू, ताबड़तोड़ क्वेश्चन। ताबड़तोड़ क्वेश्चन क्या कि पूछता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है? बात समझ रहे हैं? उससे पहले हम मैग्नीशियम के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैग्नीशियम जो होता है वह एक धातु होता है। मैग्नीशियम क्या है? धातु। उसका संकेत क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। संकेत क्या होता है? Mg। उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 12। परमाणु संख्या 12। द्रव्यमान 24। कितना? 24। और यह क्या धातु है कि अधातु? धातु है। क्या है? इसका परमाणु संख्या कितना? अच्छा, इसका अगर हम पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282। कितना होता है? 28। नहीं जानते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? आपको आराम से सिखाएंगे कार्बन वाला टॉपिक में, धातु वाला टॉपिक में, जहां भी मिल जाएगा मौका आपको बढ़िया से सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। घबराना नहीं है, ठीक है? 282 अभी ध्यान रखेंगे ना? देखो, ये पहला सेल होता है, दूसरा सेल, तीसरा सेल। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? इसके बाहर वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। 2 है। तो जितना भी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन में जो होता है उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जितना अगर वह इलेक्ट्रॉन भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में उसको हम उसकी संयोजकता कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है तो क्या कहोगे? 2। मैग्नीशियम का संयोजकता कितना?
2। समझ में आया? मैग्नीशियम धातु होता है, इसका परमाणु संख्या कितना, द्रव्यमान कितना, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कितना, 2। इसका संयोजकता कितना, मैग्नीशियम का संयोजकता कितना, 2। अच्छा, पूछे कि यह किस रूप में पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु है ना, वह एक रिबन के रूप में पाया जाता है। रिबन समझते हैं? अरे गुफा जो तुम लोग लगाती है पीछा में, केस में, उसके रूप में जो है वह पाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो अब बात आया है कि मैग्नीशियम का समझते हैं, तो वही कहता है कि अब अभिक्रिया को जरा समझिए। कहता है कि जब मैग्नीशियम के फीते को चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर में दहन करते हैं, प्रयोगशाला में देखे होंगे आप लोग, ये स्पिरिट लैंप होता है या एक बर्नर होता है। ठीक है, उसमें कहता है एगो चिमटा से फीता को पकड़ लीजिए और उसमें उसको जलाइए। किसको जलाइए? मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम के फीता को। रिबन मतलब फीता। मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम के फीते को क्या करिए? जलाइए। दहन मतलब जलाना। जहां भी दहन आएगा उसका मतलब जलाना। इसका क्या मतलब? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना। उसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना। कोई भी चीज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने का मतलब उस चीज का दहन करना। बात क्लियर है? तो क्या कहता है, तो मैग्नीशियम का फीता चकाचौंध देने वाली तेज सफेद ज्वाला के साथ जलता है। तेज सफेद ज्वाला के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनाता है। सफेद चूर्ण बनाता है। बात समझ में आया? कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम के फीता को जब तुम जलाओगे, तो वह जो वहां से रोशनी निकलेगा, जो जलाओगे एकदम उजला उजला निकलेगा, एकदम खूब प्रकाशमान, चकाचौंध करने वाला। ठीक है, वहां से उससे यूवी लाइट निकलता है, अल्ट्रा वायलेट निकलता है। तुम अगर नग्न आंखों से देखेगा तो तुम्हारा आंख पर भी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उसको चश्मा लगाकर और दूर दिखाया जाता है। मैग्नीशियम बहुत खतरनाक धातु है। इसमें अगर आग पकड़ ले तो पानी उसमें तुम डालते रह जाएगा, वो बुझेगा ना। बात समझ में आया? तो ये इतना खतरनाक होता है। इसलिए बोलता है कि जब उसको जलाते हैं तो वह क्या होता है, वह कैसा रोशनी देता है? चकाचौंध करने वाला। और उसका कैसा ज्वाला होता है? सफेद या श्वेत, उजला। ठीक है, और जो एक वह जो जब राख बनाता है, वह जब जल जाएगा, जो राख बनाएगा वह किसका राख होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख होता है। और वह उसका जो चूर्ण, वही जो बच जाएगा राख, वह उसका भी कलर कैसा होगा? उसका भी सब कलर कैसा होगा? यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है कि वह बताइए वह मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वह क्या प्राप्त होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या प्राप्त होता है? और पूछेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा चूर्ण है? सफेद चूर्ण। ये पूछेगा कि वह बताओ वह कैसा रोशनी देता है? चकाचौंध करने वाला सफेद ज्वाला। ठीक है, उसके साथ जलता है। बात समझ में आया? भाषा लिखा, एक पूरा वाक्य बोला कि ऐसा होता है। उस चीज को वह शब्द समीकरण में बदल दिया। वह यहाँ से क्या, मैग्नीशियम है, वह ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। इसके बगल में लिख दिया हवा से। इसका मतलब ऑक्सीजन हम कहाँ से ले रहे हैं? हवा से ले रहे हैं। अच्छा, वह क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और वह कैसा चूर्ण होता है? सफेद चूर्ण होता है। वह कैसा चूर्ण होता है? अच्छा, एक मिनट, इसका अगर हम समीकरण थोड़ा सा अगर लिखें, समीकरण अगर हम लिखना चाहे तो क्या करेंगे? सफेद, आगे थोड़ा सा इसको देखिएगा। मैग्नीशियम का संकेत क्या? Mg। क्या हो जाएगा? Mg। अच्छा, ऑक्सीजन मतलब O2। ऑक्सीजन मतलब, और ये क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है MgO। MgO। और ये MgO कैसा चूर्ण है? सफेद चूर्ण। ध्यान रहेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है वो आप जानते हैं ना? कैसे बनता है जरा देखिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। इसका संयोजकता कितना? 2। बताए ना, मैग्नीशियम का संयोजकता कितना? और ऑक्सीजन का भी संयोजकता कितना? तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, एक एक बचेगा ना।
ये इधर गया एक इधर गया तो MgOA न बनाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये ध्यान रखिएगा, Mg प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है? MgO बना रहा है। कोई दिक्कत? तो मैग्नीशियम का जलना समझ गए। अब यहां से क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है? एक बात बताइए कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है कि नहीं है? है ना, लगभग 21% है। तो अगर मैग्नीशियम धातु को आप अगर छोड़ देंगे, मैग्नीशियम धातु को अगर छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन से थोड़ा थोड़ा ही लेकिन रिएक्शन तो करेगा, अभिक्रिया करेगा ना। तो वह अभिक्रिया करते हुए वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वह क्या करता है, वह जब ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है मैग्नीशियम को, तो वह हवा से अभिक्रिया, हवा में यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हुए वह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बन जाता है। मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो जाता है? धीरे धीरे एक परत बन जाता है। तो उसको रेगमाल से हम उसको पहले जलाने से पहले क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं ताकि वह मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाए। थोड़ा थोड़ा उसमें परत बन जाता है और तब न उसको जलाएंगे, तब एक बेर में जल जाएगा। बात समझ में आया? तो अगर एग्जाम में पूछा कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको क्यों साफ किया जाता है, तो उसका आप उत्तर लिखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो मैग्नीशियम के ऊपर एक परत बना लेता है जो जलने में सहायक नहीं होता है। इसीलिए उसको हम रेगमाल से या सैंड पेपर से उसको हम साफ करते हैं ताकि वह आसानी से जल सके। बात समझे? दूसरा क्या पूछेगा कि बताओ मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो वह कैसा ऑक्साइड का निर्माण करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और वह एक कैसा चूर्ण होता है? सफेद चूर्ण। एक बात और बताते हैं, जब ये MgO में जब तुम पानी मिलाओगे, H2O मिलाओगे, तो वह एक MgOH का होल 2 बनाएगा। इसका पानी में मिलाओगे तो क्या बना देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, MgOH का होल 2 बनाएगा। ठीक है। और ये जो होता है ना, धातु का हाइड्रोक्साइड हुआ, ठीक है, धातु का हाइड्रोक्साइड हुआ, इसका प्रकृति कभी कभी पूछ लेता है कि अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्षारीय। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। पहला, मैग्नीशियम क्या हुआ? धातु को धातु। बोलो, मैग्नीशियम क्या हुआ? धातु। दूसरा, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना? मैग्नीशियम का संयोजकता कितना? 2। संयोजकता कितना? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाता है MgO, वह कैसा चूर्ण है? सफेद चूर्ण। और मैग्नीशियम जब जलता है तो वह चकाचौंध के साथ जलता है और वह उसका ज्वाला कैसा होता है? सफेद होता है। कोई दिक्कत? 4-5 बात आप समझ गए? समझ गए तो आप रासायनिक अभिक्रिया की इस उदाहरण को भी समझ गए। आगे बढ़े? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर पूछ दे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वह पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और वह उसका प्रकृति अम्लीय की क्षारीय है? क्षारीय। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण या विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, कि मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, हम कैसे समझेंगे? बात समझ रहे? तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ हम कैसे समझेंगे? तो उसके विशेषता के आधार पे समझेंगे। क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया में आमतौर पे दिखाई देने वाले परिवर्तन, आमतौर पे रासायनिक अभिक्रिया में दिखाई देने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उसके अभिलक्षण या विशेषता कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में मान लो कि जो लक्षण दिखाई देगा, जो परिवर्तन दिखाई देगा, उसी को हम क्या नाम देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता या अभिलक्षण। अब वह कौन कौन होता है जरा समझते हैं। ठीक है,
तो कहता है कि देखिए महत्वपूर्ण विशेषता कितना है, 5। पहला क्या कहता है, गैस का निकलना। पहला क्या है, दूसरा क्या, अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या, तीसरा रंग में परिवर्तन, रंग में। चौथा ताप में। पांचवा अवस्था में। तो 3 गो परिवर्तन, रंग, ताप और अवस्था में। रंग, ताप और अच्छा गैस का। अच्छा ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई भी चीज आपस में एक पदार्थ और एक और पदार्थ, 2 पदार्थ को हम मिला रहे हैं, 2 पदार्थ को मिला रहे हैं, अगर गैस निकल गया, अगर उस अभिक्रिया के दौरान अगर गैस निकला, तो गैस का निकलना यह बताएगा कि दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुआ। गैस का निकलना यह बताएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ या हो रहा है, प्रक्रिया चालू है। बात समझते हैं? जैसे आप लोग देखते हैं ना, क्या देखते हैं जब आप दक्षी न कहते हैं वो, दक्षी कहते हैं, उसमें जब पानी को देते हैं गर्म करने के लिए चावल बनाने से पहले, तो वह क्या करता है, वह भाप बनता है, तो उसको उस ढक्कन को जो ढक देते हैं उसको आवाज करते रहता है और वह गैस निकलते रहता है। आप समझ जाते हैं कि अदहन हमारा तैयार हो गया ना। अब उसमें चावल देंगे और चावल हमारा तुरंत बन जाएगा। तो वह क्या हुआ, उसका विशेषता, उसका लक्षण बताया ना कि अब हमारा वो काम हो गया। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, अगर उसमें से गैस निकल रहा है, कोई भी गैस निकल रहा है, वह किस बात का सूचक होगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो क्या गैस का निकलना रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता हुआ कि नहीं हुआ? पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। दूसरा कहता है अवक्षेप का बनना, बताएंगे अवक्षेप क्या होता है। लेकिन अगर मान लो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बन रहा है, तो उस वह क्या बताएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तीसरा क्या बोल रहा है कि रंग में परिवर्तन, अगर मान लो रंग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ताप में परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन का मतलब चेंज, मतलब या तो घटना या बढ़ना। मान लो ताप बढ़ गया तब पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ताप घट गया तब पर भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। और पांचवा क्या है, अवस्था में परिवर्तन, ठोस था द्रव्य में बदल गया, द्रव था गैस में बदल गया, तो इस अवस्था में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया। अब बात आता है कि सर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ, ये तो बात हम समझ गए कि इस लक्षण से हम पहचान सकते हैं। अगर इसमें से अगर क्या गो लक्षण दिखाई देगा तो हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। तो हम बोल रहे हैं इसमें से अगर कम से कम एको गो लक्षण अगर दिखाई दिया, एक भी लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहा, एक भी विशेषता प्राप्त हो रहा है, तो आप समझ जाना कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अगर एक से ज्यादा हो गया तो अच्छी बात है, एक से ज्यादा हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कम से कम एक भी काम हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए वह बात बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। कोई दिक्कत? बताओ रासायनिक अभिक्रिया क्या का लक्षण पहचान लोगे? कितने प्रकार से पहचान सकते हो? 5, कम से कम 5। ठीक है, पहला क्या, गैस का इवोल्यूशन, निकलने का इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या है, अवक्षेप का, अवक्षेप का यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। और तीसरा क्या है, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। चौथा है ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। और पांचवा क्या है, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। बात समझ में आया? अभी तक हम आपको क्या पढ़े रासायनिक, अब एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। यहाँ से मुख्य रूप से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट था। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हम लोग समझ गए कि जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है और एक या एक से अधिक अलग अलग गुण वाले, भिन्न गुण धर्म वाले पदार्थ, नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोई दिक्कत?
अगला पढ़े अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्पाद या अंग्रेजी में प्रोडक्ट। और आगे हम क्या पढ़े? आगे पढ़े कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वह कैसा रोशनी के साथ जलता है? चकाचौंध करने वाली तेज सफेद रोशनी, सफेद ज्वाला के साथ जलता है। और वह किसका ऑक्साइड, क्या कौन सा ऑक्साइड बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? MgO होता है। वह कैसा चूर्ण होता है? सफेद चूर्ण होता है। कोई दिक्कत? आगे पढ़े कि रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण या विशेषता क्या होता है जो आमतौर पर दिखाई देता है परिवर्तन, उसी को हम अभिलक्षण या परिवर्तन या विशेषता कहते हैं। और वह विशेषता कितना है? 5। पहला क्या है? गैस का। दूसरा क्या है? अवक्षेप का। तीसरा क्या है? रंग में। चौथा क्या है? ताप में। और पांचवा क्या है? अवस्था में। अब बोलो, पहला क्या था? दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? चौथा ताप में परिवर्तन। और पांचवा, बहुत मन मेरा गद गद हो गया। देख रहा था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बंद नहीं हुआ है। ठीक है, अब जरा समझते हैं, एक एक पॉइंट को जरा डिस्क्राइब कर लेते हैं ना, हल्का फुल्का। वैसे नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से उसको हम पढ़ लेते हैं। गैस का निकलना। अच्छा, एक बात बताओ, जो 5 गो अभिलक्षण हम लोग पढ़े उसमें से सब होना जरूरी है कि कोई एक हो रहा था हम समझेंगे कि है रासायनिक अभिक्रिया? कोई एक लक्षण दिखाई देना चाहिए। एक से ज्यादा दिया तो अच्छी बात कि खराब बात? अच्छी बात। तो चलिए अब जरा देखते हैं। कहता है गैस का निकलना। कहता है एक जिंक, एक प्रखनली फ्लास्क जो है इस प्रकार का होता है ना, शीशा टाइप का। अरे यार, बन का ही नहीं हुआ ना रे। एक प्रखनली होता है ना, फ्लास्क टाइप का होता है, लैब में आप लोग देखे होंगे। उसमें जब जिंक के टुकड़े को डालेंगे तो वह या HCl से अभिक्रिया कराओ या सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराओ तो वह जिंक की सतह पर एक बुलबुला सा दिखाई देगा। और वह कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। एक बात समझो, जिंक क्या है? ये जिंक का संकेत होता है Zn। क्या होता है? Zn। इसको जस्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंक को क्या कहा जाता है? जस्ता भी कहा जाता है। कहता है कि जिंक, और जिंक भी एक धातु है। जिंक भी क्या है? जिंक क्या है बाबू? धातु है। और देखो ये अम्ल है। क्या, कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? और ये एगो नीचे में एगो अम्ल है। कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अभी से ध्यान रखेंगे कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। बात समझे? आगे जब हम लोग धातु और अधातु में पढ़ेंगे इस चीज को कि कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकालता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकालता है। कौन सा गैस निकालता है बाबू? हाइड्रोजन गैस निकालता है। और हाइड्रोजन गैस का काम क्या है? जलना होता है ना, विशेषता। इसीलिए जब मान लो अभिक्रिया जब हम करेंगे, एक बीकर में रख के इसमें जिंक रख दिए, जिंक का दाना डाल दिए और इसमें अम्ल डालेंगे। जब अम्ल डालेंगे उसमें तो वहां से एक गैस निकलेगा, और वहां पर जब तुम मोमबत्ती, जलते हुए मोमबत्ती को उसके पास ले जाओगे तो हाइड्रोजन जलेगा ना। हाइड्रोजन जलेगा और एक साउंड निकालेगा, पट पट का, पुट पुट का साउंड निकालेगा। तो वही उसका पहचान है। वो पट पट साउंड या पुट पुट साउंड जो है, फटाफट जो साउंड है, वह ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस है। मात्र हाइड्रोजन गैस वह ऐसे निकलता है। बात समझ गए? अच्छा, एक बात और अभी बताएं कि जो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकालता है?
हाइड्रोजन गैस। यही प्रयोग के आधार पर वो चीज बताते हैं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन जरा लिखने का काम करते हैं हम लोग, ठीक है। जरा इसका रिएक्शन लिखो, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर, ठीक है। जिंक का क्या बताए, जिंक का क्या बोले, Zn। जिंक का क्या, इसका लिख रहे, इसका पहले जिंक का Zn। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, HCl। क्या होता है, HCl। और ये क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड कैसे बनेगा, ZnCl2। ZnCl, और कौन गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, H2 गैस निकलेगा। अब देखो ये गैस निकलेगा, और गैस का निकलना ही क्या बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। मान लो कोई जो है इस प्रखनली में जिंक का दाना डाल दिए, उसमें अम्ल डाल दिए, तो हम कब समझेंगे कि उस दोनों के बीच में, जिंक और अम्ल के बीच में अभिक्रिया हुआ, जब वो गैस निकलेगा, जब वो गैस निकलेगा। अच्छा, उस गैस को पहचानेंगे कैसे कि वो हाइड्रोजन है, तो जलती हुई मोमबत्ती उसके पास ले जाएंगे, जब वो परखनली जल रहा होगा, यहाँ पर ले जाएंगे, तो निकलेगा, तो ऊपर निकलेगा ना गैस, तो वहां पर जैसे ले जाएंगे तो वह पट पट पुट पुट साउंड निकलेगा ना, बात समझ गए। उसको हम क्या समझ जाएंगे कि वह हाइड्रोजन गैस है, समझ गए। अच्छा, तो ये समझ गए, जिंक HCl से अभिक्रिया करेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। अच्छा, अगला कहता है, इसका अगर हम लिखे तो जिंक का Zn रिएक्शन किया किससे, इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है रे, H2SO4। क्या होता है, H2SO4। और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा, और कौन सा गैस निकालेगा, H2 गैस निकालेगा। जब भी हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस निकलता है, तो वह यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब यहाँ से एक बात आपको समझ में आना चाहिए, या एक बात ध्यान रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl लिखते हैं। HCl कौन सा अम्ल, हमारे पेट अमाशय में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl। अगर कोई पूछे आज के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, क्या बोलोगे, H2SO4। क्या बोलोगे, बैटरी वगैरह देखते हो ना, इन्वर्टर वाला बैटरी का ना, इन्वर्टर, उसमें भी बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। कौन सा अम्ल डाला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या, बोलते नहीं हो यार, बोलो ना, कौन सा, H2SO। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4। अच्छा, एक बात बताओ, जिंक का Zn बताए ना, इसका परमाणु संख्या 30 होता है, इसका भी संयोजकता 2 होता है। इसका भी संयोजकता कितना, इसका भी संयोजकता कितना। अच्छा, इससे पहले आपको हम दूगो वाला बताए, किसका, मैग्नीशियम का भी बताए, ऑक्सीजन का भी बताए ना। ये सब चीज ध्यान रखिए, 9th में पढ़ गया है, लेकिन भूल गए होंगे, तो छोटा छोटा चीज ध्यान रखेंगे तो आपको सूत्र बनाने में सहायता होगा, सूत्र बनाने में सहायता होगा। अब देखो जरा समझते हैं जिंक क्लोराइड का क्या हो, कैसे बना है। तो देखो, जिंक हुआ, क्लोरीन से क्लोराइड बना होगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब का वैलेंसी 1 होता है। उसका कितना होता है, 1 होता है, संयोजकता 1। और जिंक का कितना, 2। इसलिए यह कैसे बना देगा, ZnCl2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अरे बोलो। अच्छा, लेकिन अगर वो पूछते मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओ, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 लिखते कि नहीं लिखते, क्या कि मैग्नीशियम का भी 2 और Cl का 1, तो MgCl2 बनता कि नहीं बनता। लेकिन अगर बोले कि बताओ जिंक ऑक्साइड बताओ, जिंक ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का 2, जिंक का भी, तो ZnO बना देता ना, अरे ZnO बनाता ना, कोई दिक्कत। अच्छा, जरा देखते हैं, सल्फेट याद रखेंगे, सल्फेट जो होता है SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। और इसका भी संयोजकता 2, क्या कि SO4 2- होता है। सल्फेट SO4 का भी संयोजकता कितना ध्यान रखेंगे, 2। तो जैसे मान लो जिंक का भी 2 और सल्फेट का भी 2, तो ZnSO4 नहीं लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, बोलो, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है।
इसी तरह से आप लोग साथ देते रहे। दूसरा क्या विशेषता था, किसका बनना? अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या विशेषता था बाबू? तो अब समझ जाते हैं कि ये बाबू अवक्षेप क्या है, प्रिसिपिटेट क्या होता है, अवक्षेप क्या होता है। तो कहता है कि किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस पदार्थ उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? अवक्षेप। एगो बात बताओ, जब दीपावली के समय जब चूना लाते हैं तो चूना को पहले देखता होगा एगो बड़ा नादी में घोरा जाता था, घोरता था ना, दीवार रंगने से पहले उसमें पहले चूना दे देता था, पानी देता था। तो एक आप देखते होंगे कि एकदम उसका जो नीचे में पत्थर टाइप का बन जाता था, ठोस पदार्थ बन जाता था, जो पानी में घुलता नहीं घुलता था। वही जो ठोस पदार्थ है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप। उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अवक्षेप। तो मान लो कोई भी अभिक्रिया में अगर अवक्षेप बना तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो वो जो चूना पानी मिलाते थे और बताएंगे आगे को क्या रिएक्शन है, उसका जिक्र करेंगे। दिवाले क्यों चमक उठता है उसका भी जिक्र करेंगे। तो वो जो अभिक्रिया हुआ वह क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, कैसे पहचानेंगे? उसमें से वो ये विशेषता मिल रहा है कि अवक्षेप उसमें बनता है। अरे अवक्षेप बनता है कि नहीं बनता है? तो ढेला टाइप का देखा होगा, सॉलिड पदार्थ बनता है ना। हाँ, तो वही कहा कि जब किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर कोई ठोस पदार्थ उत्पन्न होता है और वह अविलय ठोस पदार्थ होता है, मतलब उसमें घुलता नहीं है, तो उस अविलय ठोस पदार्थ को हम क्या नाम देते हैं? अवक्षेप। क्या नाम देते हैं? अवक्षेप। जैसे एक और एग्जांपल है कि में लेड को, जब लेड नाइट्रेट को घोल लेके उसमें हम पोटासियम आयोडाइड यानी KI को मिलाएंगे तो एक लेड आयोडाइड का अवक्षेप बनाता है। और इसका कैसा होता है, एग्जाम में पूछता है, कैसा अवक्षेप बनाता है? पहला बात अगर पूछे कि लेड आयोडाइड PbI2, पीबी मतलब लेड, शीशा जिसको कहते हैं, लेड यानी शीशा, पीबी प्लम्बम, ठीक है, पीबी। तो वह जो होता है ना पीबी, उसका भी संयोजकता 2 होता है और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का संयोजकता 1। तो क्या PbI2 बनाएगा? PbI2 बनाएगा ना। अच्छा, PbI2 बनाया हुआ कैसा पीला की हरा की लाल? पीला अवक्षेप बनता है। उसका PbI2 का कलर कैसा? अवक्षेप बनता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताओ PbI2 यानी लेड आयोडाइड का कलर क्या होता है, किस रंग का होता है? क्या बताओगे? पीला होता है। क्या होता है? अब बोलता है कि लेड नाइट्रेट, जरा इसको किसका रिएक्शन किया बाबू, यहाँ पर जरा देखो कौन कौन से अभिक्रिया किया, कौन कौन से रिएक्शन किया। तो लेड नाइट्रेट कौन अभिक्रिया कर रहा है? लेड नाइट्रेट। कौन अभिक्रिया कर रहा है? लेड नाइट्रेट। और कौन कर रहा है? पोटासियम आयोडाइड। और क्या बना रहा है? पोटासियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बना रहा है। लेड आयोडाइड बना रहा। जरा गौर से देखिए, लेड का क्या? पीबी। लेड का क्या? पीबी। और नाइट्रेट का NO3। नाइट्रेट का अच्छा, पीबी का E+2 में जाता है, नाइट्रेट का -1 में जाता है। तो बताओ कैसा बनाएगा? यानी E+2 का मतलब पीबी का संयोजकता 2 हुआ और इसका संयोजकता 1 हुआ। तो बताओ जरा सा ये कैसे क्या सूत्र बनाएगा? PbNO3 का होल 2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। चलो, उसके बाद पोटासियम आयोडाइड का क्या होगा? पोटासियम का K आयोडाइड I। पोटासियम का भी संयोजकता 1 और आयोडीन का भी संयोजकता 1, इसलिए KI, ठीक है। और ये मिलके क्या बनाएगा? पोटासियम नाइट्रेट। अब जरा बताओ पोटासियम का क्या बोले कि एक संयोजकता, नाइट्रेट का NO3, इसका भी संयोजकता 1, बताए ना। तो क्या बना देगा? KNO3। क्या बना देगा? KNO3। और क्या बनाएगा? लेड आयोडाइड। लेड का संयोजकता पीबी का 2 और आयोडाइड का कितना? 1। तो क्या बना देगा? PbI2। क्या बना देगा? और ये PbI2 ये अवक्षेप होगा। इसका कलर क्या होगा?
तो इस अभिक्रिया में ये जो हम लोग प्रयोग किए पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिलाए तो ये आपस में एक लेड आयोडाइड बनाया, अवक्षेप का बनना। यानी क्या इसका मतलब क्या समझ रहे हो? उदाहरण से हम आपको समझा रहे, हम ये बता रहे हैं कि एक परख नली में मान लो ये लेड नाइट्रेट लिए और उसमें हम क्या किए, KI को मिला दिए। तो कुछ समय के बाद आप क्या देखिएगा कि उस बीकर में नीचे में एक पीला रंग का पदार्थ बन जाएगा और वह पीला रंग का पदार्थ क्या होगा, लेड आयोडाइड होगा। और वह तब हम समझ जाएंगे कि अब रासायनिक अभिक्रिया हो गया, काहे कि अवक्षेप का निर्माण कर गया। एक चीज इसमें और छुपा हुआ है, क्या कि रंग में परिवर्तन, कोई कलर नहीं था, अब रंग बन गया, पीला में बदल गया, तो रंग में परिवर्तन हुआ ना, तो रंग में भी परिवर्तन हो रहा है। इस अभिक्रिया में दो चीज हो रहा है, एगो तो अवक्षेप का निर्माण हो रहा है और एक रंग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया से हमको स्पष्ट हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, दिक्कत होगा बोलिएगा। अब देखिए रंग में परिवर्तन, एक और दूसरा एग्जाम्पल है कि सिट्रिक अम्ल, ठीक है, उसको पोटासियम परमैंगनेट के साथ मिलाते हैं तो इसका बैंगनी कलर जो होता है, ये पोटासियम परमैंगनेट का अपना कलर क्या होता है, बैंगनी। पोटासियम परमैंगनेट, ध्यान रखिएगा, KMnO4, इसको हम पोटासियम परमैंगनेट कहते हैं। और इसका जो पर्पल कलर है, बैंगनी कलर है, वह रंगहीन हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन हुआ ना, तो रंग में परिवर्तन क्या बताता है, रासायनिक अभिक्रिया को। रंग में परिवर्तन बाबू क्या बताता है? अभी तक हम लोग क्या को पढ़े, 3 गो। पहला क्या, गैस का बनना, किसका बनना, गैस का निकलना या गैस का बनना, गैस का निकलना। दूसरा क्या, अवक्षेप का बनना, और तीसरा बाबू क्या है, रंग में अच्छा, अगला चौथा क्या है, ताप में परिवर्तन। इसको अच्छा से देखिएगा, अच्छा एक बात पहली बता देते हैं, परिवर्तन का मतलब बढ़ना या घटना, उसी को ना परिवर्तन कहते हैं। यानी या तो ताप बढ़ेगा या ताप घटेगा, उसको हम क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, उससे पहले अब आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार के लिख लेना है। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पढ़ना। देखिए अभी थोड़ा देर पहले MgO को आपको पढ़ना सिखाए थे। MgO को हम क्या पढ़े थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़े थे। कैसा चूर्ण था, होशियार हो तुम लोग। MgO को कहते हैं ना सफेद चूर्ण। तो Mg का भी संयोजकता दो, कैल्शियम का भी संयोजकता दो, इसलिए तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, CaO। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, और दोनों का संयोजकता 2, तो क्या बनाएगा, Ca, कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम क्या नाम देते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम या सीधे लाइम, ठीक है। और सबसे ज्यादा पूछता है बिना बुझा हुआ चूना। आपसे अभी से हम कभी भी पूछ सकते हैं कि बताओ बाबू, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, CaO। क्या कहोगे, CaO कैसे बन रहा है, तो सर आपने ही बताया, Ca का संयोजकता 2, ऑक्सीजन का भी संयोजकता 2, ये आपस में कट जाएगा तो एक इधर उधर किया तो CaO बनाया। CaO को हम क्या कहते हैं, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, यानी उसको क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम थर्ड बेंच। आपसे पूछेंगे, हेलो देखिए इधर, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, यानी अभी तक बुझा नहीं है। मार्केट जो आप खरीद के लाते हैं वह बुझा हुआ चूना होता है कि बिना बुझा हुआ चूना होता है, सर बिना बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, CaO। चलिए अब बुझा हुआ चूना देखते हैं। बुझा हुआ चूना उसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का
होल टू, CaOH का CaOH का CaOH का उस CaOH का होल टू, CaOH का होल टू को हम क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या कहते हैं? और एक नाम देते हैं लाइम वाटर, चूना पानी। और क्या नाम देते हैं? लाइम वाटर, लाइम। अच्छा, अब बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि बच्चा बहुत कंफ्यूज क्या होता है कि सर कि दुगो याद हो जाता है CaO और CaOH का होल टू। इसमें से कहता है सर इतने पता है कि एगो बिना बुझा हुआ चूना है, एगो बुझा हुआ चूना है। कैसे समझेगा कि कौन बुझा हुआ है, कौन बुझा हुआ नहीं है? कौन? तो देखो, हाइड्रोजन नहीं रहेगा, जलने वाला काम हाइड्रोजन का रहता है, तो जलेगा तभी न बुझेगा। इसका मतलब जिसमें हाइड्रोजन आ जाएगा समझ लेना वो बुझा हुआ है, और हाइड्रोजन जकरा में नहीं रहेगा वो बिना बुझा हुआ। बिना बुझा हुआ, बुझा हुआ समझ गया। बुझा हुआ चूना CaO का बिना बुझा हुआ है CaO। वही देख रहे थे कि के कितने मुट्ठी कैस के पकड़ने हैं। बात समझे? CaO को हम क्या कहेंगे? बिना बुझा हुआ कि बुझा हुआ? बिना बुझा हुआ। अब बुझा हुआ का क्या? CaOH का होल टू, CaOH का CaOH का बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ हम कंफ्यूजन होगा। कभी भी कंफ्यूजन होगा तो देख लेना हाइड्रोजन केकरा में, हाइड्रोजन केकरा में होता है, बुझा हुआ कि बिना बुझा में? बुझा हुआ में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए, अब बोला कि ताप में परिवर्तन बताता है रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें ताप बढ़ता है या घटता है। जैसे क्या? जैसे कहता है जब बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या बोला कि जब हम बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं, तो वह क्या बनता है? बुझा हुआ चूना बनता है। बुझा हुआ बनता है। और क्या उसके साथ साथ होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। एक बात बताओ, कभी आपने जरूर गौर किया होगा, जब मार्केट से आप खरीद के लाते हैं चूना, लाते थे लाद में जो नदिया क्या बोलते हैं उसको? लाइदे बोलते हैं ना, गाँव में सब तो समझ रहा है लाइद, ठीक है। उसमें लाते थे, उसको रखते थे, फिर क्या करते थे? पानी मिलाते थे। तो उसके कभी नीचे छुए? गरम रहता है ना। अरे वो गरम रहता है, यानी ताप में परिवर्तन। पहले गरम था, मतलब जब केवल चूना को लाए थे तो गरम था, लेकिन जब उसमें पानी मिला दिए उसके बाद उसके छुएंगे तो वह क्या बनता है? वो गरम बुझाता है ना। अरे उसे बाल्टिंग में भी लोगे और बाल्टिंग को भी छुएगो तब पर भी क्या तुमको नजर आएगा कि गरम महसूस होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया। अरे केमिस्ट्री तो आपके घर के आसपास घूमते रहता है। भोजन बनाना अभी बताए रासायनिक अभिक्रिया ना, केमिस्ट्री हुआ। अभी देखो दीवार पेंट कर रहे हैं, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा? एकदम इम्पोर्टेंट घटना हो रहा है। क्या? मार्केट से खरीद के क्या लाए हम? बिना बुझा हुआ चूना, यानी बिना बुझा हुआ चूना खरीद के लाए मार्केट से, यानी क्या लाए? CaO लाए ना। इसमें हम क्या मिला दिए? H2O मिला दिए। क्या मिला दिए? H2O मिला दिए। क्या बन गया? CaOH का होल टू बन गया। और इसके साथ साथ क्या हुआ? ऊष्मा निकला। इसके साथ साथ क्या निकला? ऊष्मा निकला ना। एक बात बताओ, और यही जो CaOH का होल टू है उसके बाद आराम से हम लोग बाल्टी में लेते हैं और दीवार को पेंट करते हैं। इसके आगे भी घटना होता है। उसके आगे घटना क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, और ये CaOH का होल टू यानी बुझा हुआ चूना के साथ वह अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको संगमरमर कहते हैं,
और वह उसी का निर्माण करता है, और उसी के कारण जो दीवार में जो चमक उठता है वह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ही होता है। बात समझे? तो कितना इंपॉर्टेंट काम है। मार्केट से क्या खरीद के लाए? CaO, बिना बुझा हुआ। उसको बुझाएंगे, क्या करेंगे? पानी मिलाएंगे। पानी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना, यानी CaOH का ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बढ़िया से समझिएगा, भाषा को समझिएगा, फंसा देगा आपको। बोलेगा कि X एक पदार्थ है। क्या बोलेगा? X एक पदार्थ है, इसके बिलियन का उपयोग, X एक पदार्थ है, उसके बिलियन का उपयोग दीवार के सफेदी में प्रयोग होता है। X क्या है? बताओ क्या है? बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ है। बढ़िया से समझिए, क्या बोले? X एक पदार्थ है, X एक पदार्थ है, उसका बिलियन का उपयोग, उसका मतलब जब हम पानी उसके साथ मिला देते हैं और उसका प्रयोग हम करते हैं दीवार के सफेदी में, तो वह X क्या है? बिना बुझा हुआ। और उसके बाद दूसरा उसी में क्वेश्चन पूछेगा, उस X का अभिक्रिया पानी के साथ लिखे। X का क्या पानी के साथ अभिक्रिया नहीं लिखेंगे? X ये CaO है ना, और पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CaOH का होल 2 प्लस उष्मा निकालेगा, ये अभिक्रिया लिख देगा। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव में एक बार और ऐसे पूछ दिया, किसका प्रयोग दीवार के सफेदी में किया जाता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट का बात कर रहा है, तब क्या हो जाएगा? बुझा हुआ। अरे अंत में तो इसी का ना प्रयोग करते हैं। तो जब वो X उक्स नहीं देकर रहेगा, सीधे पूछेगा कि बताओ इसका प्रयोग दीवार के सफेदी में किया जाता है, तब अगर बोल दे X के बिलियन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है, तो X किया है तो CaO। बात समझ में आया? दोनों में अंतर स्पष्ट आया? बिना बुझा हुआ में हाइड्रोजन होगा? नो सर, CaO। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? आगे बढ़ूं? चले आगे देखिए, आप देखिए और भी अन्य उदाहरण है। बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। बेरियम क्लोराइड अमोनिया और जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये सब अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है? ताप परिवर्तन होता है। और अगला परिवर्तन हम लोग सीखेंगे अवस्था में परिवर्तन। पांचवा परिवर्तन क्या था? अवस्था में परिवर्तन। तो जब मोमबत्ती को जलाया जाता है, मोमबत्ती ठोस की द्रव की गैस? मोमबत्ती गैस है, मोमबत्ती ठोस न रे। उसको जब जलाएंगे तो क्या द्रव भी और गैस भी दोनों ना निकलता है? अरे नहीं रे, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है ना, समझे? अर्थात इस अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। कैसे? तो मोमबत्ती आपका क्या हुआ? ठोस, पानी बन रहा है यानी द्रव, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो कुल 5 प्रकार का पांच चीज पढ़ लिए ना हम लोग, डिटेल में पढ़ लिए। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का? रासायनिक समीकरण। वो अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम फटाक से एक बार 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। कोई दिक्कत? कर लें? तैयार हैं आप लोग? वेरी गुड। सबसे पहले बताए रासायनिक अभिक्रिया वह एक प्रक्रिया होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या है? एक रिजल्ट होता है। ये क्या होता है? रिजल्ट, परिणाम होता है। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में बाबू? रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ अकेले या किसी के साथ मिलके एक या एक से अधिक अलग अलग गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। यहाँ अभिकारक कौन कौन है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है, उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, जब मैग्नीशियम को जलाते थे तो वह कैसा रोशनी के साथ जलता था? चकाचौंध करने वाली सफेद ज्वाला के साथ। और वह क्या बनाता था? और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसा चूर्ण? सूत्र क्या? MgO। वेरी गुड। आगे
जब कहते हैं कि विशेषता या क्या होता है, तो जो परिवर्तन दिखाई देता है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कहते हैं। और वह विशेषता क्या गो है बाबू? क्या गो है? पहला कौन? अरे ये कहाँ गया? एक मिनट, 5 को कौन कौन गया? किधर गया? अच्छा हट गया था। अच्छा तुम बता दो कौन कौन था। पहला गैस का निकलना। पहला क्या था? दूसरा क्या था? अवक्षेप का। तीसरा क्या था? रंग में। चौथा क्या था? ताप में परिवर्तन। और पांचवा क्या था? चलो रंग गैस का निकलना। कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, कौन गैस? जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO। अच्छा और हाइड्रोजन गैस निकल रहा हुआ कैसा साउंड हम कैसे समझेंगे? पटपट साउंड। वेरी गुड। आगे आगे जो है, जब क्या बोलता है? दूसरा क्या था? अवक्षेप का बनना। तो जब लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते थे, किसका अवक्षेप मिलता था? लेड आयोडाइड का। लेड आयोडाइड का कैसा अवक्षेप बनता था? पीला। लेड आयोडाइड का कैसा अवक्षेप? पीला अवक्षेप। तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? रंग में परिवर्तन। पोटासियम परमंगनेट का सूत्र KMnO4। उसका अपना कलर कैसा होता है? लेकिन जब सिट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो वह रंगहीन हो जाता है। यानी रंग में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता हुआ कि नहीं हुआ? चौथा क्या था? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन पढ़ने से पहले हम पढ़े कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या? इसको हम कैसा क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ क्विक लाइम। और क्या बोलते हैं? अच्छा CaOH का होल 2 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम इसको और क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? लाइम वाटर या चूने का पानी। और क्या कहते हैं? बुझा हुआ CaOH का होल 2। तो बताओ जब जो है बुझा हुआ चूना को जल से, बिना बुझा हुआ को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? बुझा हुआ। और उसमें अधिक मात्रा में और भी उत्पन्न होता है उष्मा। क्या उत्पन्न होता है? आगे हम लोग पढ़ेंगे उष्मा जब कोई भी अभिक्रिया में निकलता है तो उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है आगे पढ़ेंगे। ठीक है अगला 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 क्या पढ़े थे? अवस्था में जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो मोमबत्ती कैसा होता है? ठोस द्रव गैस। ठोस होता है तो वह जलता है तो यानी सर पानी भी मतलब लिक्विड पदार्थ निकलता है ना, पानी। और उसके बाद साथ साथ एक गैस निकलता है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुल 5 परिवर्तन, 5 चीज बताया कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।